नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून से मैं जयवीर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, प्रत्येक शुक्रवार को प्रसारित किए जाने वाले किसी विशेष विषय पर साक्षात्कार पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम विषय संवाद में आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक की। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। शादाब जी, आकाशवाणी समाचार देहरादून में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि वक्फ विधेयक आखिर है क्या और वक्फ संशोधन विधेयक लाने की मुख्य आवश्यकता क्या थी। बहुत धन्यवाद। देखिए, वक्फ गरीबों के लिए होता है। वक्फ को कहते हैं, हिंदी में वक्फ कहते हैं दान को। हर धर्म में दान दिया जाता है। इस्लाम में जिस दान को मुसलमान देता है उसको वक्फ कहते हैं। और दान इसलिए दिया जाता है कि हम दुनिया में आते हैं, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और हमारा विश्वास है कि हमारे मरने के बाद अगर हमारी प्रॉपर्टीज से कुछ अच्छा काम होता रहे, कुछ गरीब को फायदा पहुंचता रहे, तो उसका पुण्य हमें मिलता रहेगा और उससे हमारे जो सिंस हैं, जो पाप हैं, वो कम हो जाएंगे। तो उसी का एक कॉन्सेप्ट है वक्फ कि ये गरीबों के लिए दिया जाता है। और हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है ये था तो गरीबों के लिए, लेकिन इसके ऊपर कब्जा अमीरों का हो गया। पॉलिटिकल मुसलमान कब्जा करके बैठे हैं, वो जो नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके कब्जे हैं। तो गरीबों को तो इसका कोई फायदा हुआ ही नहीं। आज मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने ये तय किया कि गरीबों को उसका हक दिलाना है। और गरीब जो मुसलमान है भाई, वो भी तो इसी देश का है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है। वक्फ का कोई फायदा गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा है। वो पूरे जो वक्फ है वो अमीरों की लूटगाह बन गई है, उनकी ऐश परस्ती का सामान बन गया है। तो आज गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए एक गरीब मुसलमानों के दिलों में एक उम्मीद जगी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस वक्फ का नाम उम्मीद रखा है। और उम्मीद की किरण के रूप में ये वक्फ अमेंडमेंट पेश करने वाले किरण रिजिजू जी ने जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि उम्मीद की किरण अपना रंग जरूर दिखाएगी। शादाब सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये विधेयक पहले के कानूनों से किस तरह से अलग है? क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं? देखिए, इसमें सबसे पहला प्रावधान तो ये है कि जो गरीब मुसलमान है, इस प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर वक्फ के लिए जो दी गई थी, इस प्रॉपर्टी को मुसलमानों के काम आना था, गरीब मुस्लिम्स के। अब ये गरीब मुसलमानों के काम तो आई नहीं। हम तो ये भी बोल रहे हैं भाई 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। 75 साल में आपने क्या किया? ना हॉस्पिटल बनाए इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ना स्कूल कॉलेजेस बनाए, ना डिग्री कॉलेजेस बनाए, ना यूनिवर्सिटीज बनाए। बेटियों के लिए कुछ नहीं किया। गरीब माओ को, बहनें, विधवा बहनें जो हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। जो बेसहारा हैं उनके सहारा देने के लिए कुछ नहीं किया। मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे एक काम बता दीजिए कि आपको वक्त पे कहीं नजर आया कि कोई अच्छा हॉस्पिटल बना हो? कहीं आपको नजर आया कि कहीं कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनी हो? कहीं बेटियों के लिए कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस बने हो? कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज बने हो? कहीं डिग्री कॉलेज बने हो? कहीं गरीब बच्चों के लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं किया। सिर्फ खाया है गरीबों का हक, चंद अमीर मुसलमानों ने खाया है। तो वो कैसे उन तक वापस पहुंचे, इन प्रॉपर्टी को कैसे डेवलप किया जाए, इसलिए इस एक्ट की जरूरत थी। और इस एक्ट में सरकार की सहायता लेकर, ये बार बार कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। गरीबों को घर मिले, गरीब जो बेघर है उसको हम घर दे सके, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट सके, उस कोशिश को एक ईमानदार कोशिश बनाने के लिए इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता थी। दूसरा, हमारा मानना है कि ये गरीबों का हक है, बेवाओं का हक है, यतीमों का हक है। उनके लिए अच्छे शेल्टर होम्स बने, उन यतीम बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, इनके ऊपर मॉडर्न स्कूल्स बने। अभी हमने उत्तराखंड के अंदर देहरादून में मॉडर्न मदरसा तैयार किया है, जिसको हम इंग्लिश मीडियम पैटर्न पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे यतीम, गरीब, मिस्कीन बच्चे पढ़ेंगे। उनको क्या चेयर कुर्सी पे बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनको इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ने का अधिकार नहीं है? हम तो कहते हैं हाफिज कुरान भी बनो, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर भी बनो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह राष्ट्रवादी मुसलमान बनो, और ऐसे मुसलमान बनो जो देश के लिए जिएगा, देश के लिए मरेगा और हक बोलेगा, सच बोलेगा। ऐसा मुसलमान चाहिए ना, जो देश को ताकत देने वाला मुसलमान बने। वो वाला मुसलमान ना बने कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करेंगे। वो वाला मुसलमान ना बने जो देश को बांटने की बात करे। वो वाला मुसलमान ना बने जो देश को जलाने की बात करे। वो मुसलमान बने जो देश के लिए मरने मिटने की बात करे। हम राष्ट्रवादी मुसलमान बनाना चाहते हैं, देश को राष्ट्रवादी विचार पे लाना चाहते हैं। और इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत ईमानदारी के साथ इस लाइन को आगे बढ़ाया। और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत के साथ खड़े होकर इस अमेंडमेंट के साथ खड़े हुए हैं और 1 घंटे तक एक एक बारीकियों को समझाया है, तो हम कह सकते हैं कि अब गरीब मुसलमान के भी अच्छे दिन आने वाले हैं।
क्या इस विधेयक के निर्माण में बोर्ड के सदस्यों को शामिल किया गया था, इस सुझाव लिया गया था, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, सभी लोगों से सुझाव लिए गए हैं, पूरे देश से सुझाव लिए गए हैं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, तो ये करोड़ों करोड़ों ईमेल जेपीसी के पास कहां से आ गए भाई? तो वो मुसलमान जो बेचारा सही से पढ़ना लिखना नहीं जानता, वहां आपको करोड़ों मेल मिल रहे हैं। कौन सी लंबी चौड़ी कहानियां चल रही थी, कौन ताकतें लगी थी पीछे से? कहीं वही लोग तो नहीं है जो वक्फ माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं? कि वही लोग तो नहीं है जिनको डर है कि हमारी संपत्तियां छिन जाएंगी? ये वही लोग तो नहीं है जो वक्फ की जमीनों पे कब्जेदार बन के बैठे हैं, जो गरीबों का मजलूमों का हक मार के बैठे हैं? क्या वही पढ़ा लिखा तबका तो नहीं है, एलीट क्लास मुसलमान, जो अपने आप को इनका ठेकेदार समझता है मुसलमानों का, इनको डराता है, धमकाता है? अब वो दौर चले गए, अब तो संविधान प्रॉपर तरीके से लागू होगा। गरीब मुसलमान अब डरने वाला नहीं है। कमजोर मुसलमान के साथ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। किसी गरीब मुसलमान, मजलूम मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। किसी बहन को, किसी बेटी को अब डरने की जरूरत नहीं है। बदलाव दिख रहा है और बदलाव की बयार बह रही है। हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो मेरे साथ चलने लगा है। क्या वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण प्रक्रिया में कोई सुधार होगा इससे, इस विधेयक के बाद? बिल्कुल होगा, सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा। सारा डाटा आप कोई भी ऑनलाइन देख सकता है। किसी के साथ चीट ना हो, कोई वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करके बेच ना सके। जो वक्फ की संपत्तियां होंगी उसे आप कभी भी ऑनलाइन करके देख पाएंगे। सारी संपत्तियां ऑनलाइन होंगी, एक एक चीज पारदर्शी तरीके से आए। ना किसी का लेंगे, ना किसी को बेवजह देंगे, न लूटेंगे, न लूटने देंगे, न डरेंगे, न डराएंगे, न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे सादा साहब, क्या आप ये बताएंगे कि इस विधेयक के ड्राफ्ट के निर्माण के दौरान जो वक्फ बोर्ड है उसने अपने किस तरह के सुझाव विधेयक के निर्माण के दौरान दिए? सबने अलग अलग सुझाव दिए, हमने भी सुझाव दिया। हमने एक सुझाव ये भी दिया है कि वक्फ एक लैंड बैंक है, और इस लैंड बैंक पे मेरा मानना है कि गरीब मुसलमान के साथ साथ अगर पहला हक किसी का है तो वो शहीद सैनिक परिवार का है। शहीद सैनिक परिवार, जो व्यक्ति देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, सरहद की रक्षा करने के लिए कि हम चैन से सो सकें, हमारा सैनिक जागता है, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर देता है, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है, तो उसके परिवार का जिम्मेदारी तो मेरी हुई ना। वो हिंदू और मुसलमान तो नहीं है ना, वो तो देश के लिए जी रहा है। अब आप सैनिक को भी हिंदू और मुसलमान कहने लग जाओगे तो कैसे चलेगा? तो उसके परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। तो वक्फ की संपत्तियों पर पहला अधिकार मेरे सैनिक परिवार का है कि उसकी रोजी रोटी, उसके जीवन का ख्याल मैं भी रख सकूं, मेरा बोर्ड भी उसकी मदद कर सके। इस दिशा में हमने वहां प्रस्ताव रखा है कि हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हम सैनिक बहुल प्रदेश हैं, सैन्य धाम है उत्तराखंड, तो सैनिकों को, उनके परिवारों को, जो वाकई जरूरतमंद परिवार हैं, उनको हम कैसे मदद करके उनके जीवन को आसान बना सकते हैं। जिन्होंने अपने नौनिहालों को इस देश पे न्यौछावर किया है, उन माँ बापों की हम कैसे मदद कर सकते हैं। जिन्होंने अपने सुहागों की कुर्बानियां, बलिदान इस मातृभूमि के लिए दिया है, हम कैसे उन बहनों की चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। उन बच्चों ने जिन्होंने अपने बड़ों को खोया है, अपने पिता को खोया है, कैसे उन बच्चों की हम परवरिश में उनकी सहायता कर सकते हैं, हम करेंगे। और हमने वो अमेंडमेंट जेपीसी में दिए हैं। मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। सब कुछ देश का है, ये देश हमारा है। सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस विधेयक को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, किसी गरीब मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं। किसी गली मोहल्ले की जमीन, किसी की मस्जिद, किसी की ईदगाह, किसी की खानका, किसी की दस्तगाह कहीं नहीं छेड़ी जा रही है। पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। मुझे मेरा गिरेवान पकड़ लीजिएगा अगर एक गरीब मुसलमान के बस्ती से किसी मस्जिद को छेड़ा गया, किसी मस्जिद को वक्फ बोर्ड द्वारा या सरकार द्वारा लिया गया, तो जो आप कहेंगे वो कुर्बानी देने के लिए शादाब शम्स तैयार रहेगा। किसी मुसलमान को, गरीब मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है तो चोरों को है, डरने की जरूरत है तो वक्फ माफियाओं को है, डरने की जरूरत है तो वक्त के जो इंक्रोचर्स हैं उनको है, जिन्होंने खाया है, हाँ उन्हें डरने की जरूरत है। और वो डर रहे हैं और अपने मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो वो मुसलमान हैं जो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते, और जो होता है वो उसकी रजा से होता है, ये मानते हैं। मुझे उम्मीद है कि गरीब मुसलमान के अच्छे दिन आने वाले हैं, और ये लोग जो माफिया है इनके बुरे दिन जरूर आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सादत साहब, इस विधेयक को लेकर हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। अगले शुक्रवार आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।